कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है सपा का यादव ओबीसी दांव। जी हाँ, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था वो सबसे बड़ा काम यही था कि यादव को छोड़ करके जितनी भी अदर ओबीसी की जातियां थी उन सबको अपने में समेट लिया था। और इतना ही नहीं, यादव को भी दो भाग में बंटवा दिया था। लेकिन अब क्या समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है? भारतीय जनता पार्टी की दो बातें क्या उनको समझ में आ गई हैं कि उनका अति अल्पसंख्यक प्रेम ही उनको दूर कर दे रहा है लोगों से। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला था उस दांव को इस बार अब अखिलेश यादव भी अपनाना चाहते हैं, उस अखिलेश यादव भी चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बार यादव पर और अदर ओबीसी कार्ड पर ही अपना पूरा दांव लगा रहे हैं। हम बात करें जिला पंचायत चुनाव की, तो जिला पंचायत में उनको एक अभी जो पंचायत के चुनाव में उनको अच्छी सफलता मिली। अब जिला पंचायत में उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें ज़्यादातर यादव और उसके बाद ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक मात्र 2 हैं। तो क्या अब अल्पसंख्यकों से दूरी बनाई जा रही है? क्या अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको नाराज ना किया जाए? क्या है उनका कुल गुणा भाग, क्या उनका अंगणित, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। विधानसभा 2022 पर है। सपा के जातीय गणित को समझे तो सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इटावा में अभिषेक उर्फ अंशुल यादव, फिरोजाबाद में विजेंद्र सिंह ठेकेदार की पुत्र वधू रुचि यादव, पश्चिम यूपी के हारपुर में आरएलडी समर्थन हासिल रुचि यादव को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे ही मेरठ सीट पर सपा ने बसपा से जीती सोनाली गुर्जर को कैंडिडेट बनाया। बिजनौर में सपा के चरणजीत कौर को प्रत्याशी बनाया। जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निशी यादव और प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मालती यादव पर दांव लगाया है। जिला पंचायत चुनावों की लिस्ट पर नजर डाले तो सपा ने पूरी तरह से यादव और ओबीसी वोटरों को ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों का दांव लगा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा का भरोसा अपने कोर अल्पसंख्यक वोटर से उठ चुका है? क्या मुस्लिम मतदाताओं से सपा का मोह भंग हो चुका है, या फिर सपा ने भाजपा से निपटने की ये कोई नई रणनीति बनाई है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या सपा यादव और ओबीसी पर लगाएगी दांव? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अभी उन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, सिर्फ मात्र 2 दर्जन सीटों पर ही अनाउंस किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कढ़ा जो चावल होता है पकता है तो उसका एक चावल निकालने से ही पता चल जाता है कि चावल पका है या नहीं पका है, या क्या है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। कपिश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता भी है। बहुत स्वागत है कपिश जी आपका। सुरजीत सिंह डंग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डंग साहब। और रमेश ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है रमेश ठाकुर जी आपका। और इसके साथ साथ हमारे साथ में अरविंद सिंह भी जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह बहुत ही प्रवक्ता हैं, शानदार प्रवक्ता हैं प्रसपा के, आपका भी बहुत स्वागत है अरविंद सिंह जी। सीधा रुख करेंगे कपिश जी का। कपिश जी, इसको क्या माना जाए? जिस तरह से 2 दर्जन सीट पर अनाउंसमेंट हुआ है और उसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, लोकतंत्र में जब हम लोग कोई चुनाव के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। अच्छा, अब ये जो जिला प्रतिनिधि जीते हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे, अब इनमें सबकी कॉमन राय भी जानी जाती है कि हम किसको अपना जिला प्रत्याशी बनाते हैं अध्यक्ष का, पंचायत का, तो उसकी संभावना ज्यादा है जीतने की, उस पर ज्यादा लोग मत देते हैं।
तो देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने ये तय किया है, जब हमने अपने चुने हुए जीते हुए लोगों से पूछा है और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो हम लोग घोषित करते चले जा रहे हैं, जैसा आपने कहा 2 दर्जन के लगभग सीटों पे हम लोगों ने घोषित किया है। इसमें ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि इसमें यादवों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें ओबीसीज में अन्य वैरायटीज की कितनी होगी, मुस्लिम की कितनी होगी, सवर्ण कम्युनिटीज की कितनी होगी। चीज ये देखी जाती है कि हमारे पार्टी के कौन कौन से प्रत्याशी जीते थे और उनकी क्या मंशा है, क्योंकि वो अध्यक्ष तो उन्हें अपने लिए चुनना है। हम लोगों को तो सिर्फ एक अध्यक्ष पद दे देना है कि हाँ, ये सारे लोग जिसपे जीत की संभावना होगी, जिसपे लोग कहेंगे कि हम इन्हें अपना मत देना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेहतर काम करेंगे अध्यक्ष पद पर, तो हम लोग उनको घोषित कर रहे हैं। कभी पार्टी की दृष्टि इस तरह की रही नहीं कि हम उसे मुस्लिम, यादव या सवर्ण में या किसी तुष्टीकरण की नीति में करें। हम लोग बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर काम करते हैं और यहां तक कि हर एक पद के लिए देने के लिए जिला कमेटी के अंदर भी कमेटियों का गठन होता है और उसके बाद उनका जिस तरीके से प्रस्ताव आता है उस तरीके से संस्वीकृति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जी करते हैं। ठीक है, सुरजीत सिंह डंग जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कपीश जी जो कह रहे हैं? राजनीति के क्षेत्र में कपीश जी काम करते हैं और उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। राजनीति में 2-3 बातों का अगर ध्यान न रखा जाए, आपका पुराना इतिहास क्या है, आप प्रत्याशी किस कारण से चुनते हैं, उसके पीछे उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों से छिपा नहीं है कि किस प्रकार से आपराधिक तत्वों को खोज करके समाजवादी पार्टी ने शरण दी है और टिकट, और ये बड़ी सुंदर भाषा कही उन्होंने और कहनी भी चाहिए। एक प्रदेश स्तर की पार्टी की ओर से वो अपनी बात कह रहे हैं। सत्य ये है कि लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास ही नहीं। अगर विश्वास होता तो इनके अपने परिवार में ही फूटना पड़ती। आज प्रसपा और सपा और क्या स्थिति है, उस स्थिति का विश्लेषण अगर आप करेंगे, अमूमन लोग कहते हैं कि साहब बड़ा डेमोक्रेटिक निर्णय है। मैं बहुत भरे हृदय से ये कह रहा हूं कि सामान्य तौर से हमारे लोकतंत्र में कुछ कमियां होंगी और वो कमियां कभी कभी खलती भी हैं, मगर जब पार्टी का स्तर आता है तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जहां लोकतांत्रिक निर्णय की कोई संभावना ही नहीं है। अब अगर आप कहें कि बहुजन समाजवादी पार्टी में एक नेता को छोड़ के दूसरा कोई निर्णय ले लेगा, असंभव है। समाजवादी पार्टी में एक नेता को छोड़ के दूसरा कोई निर्णय ले लेगा, असंभव है। आप कुछ भी कहते रहे। इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ कपीश भाई से असहमत हूँ। मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया समाजवादी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, लोकदल में, यहाँ तो कोई प्रक्रिया इन लोग पार्टियों में है ही नहीं। हमारे यहाँ जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को बाकायदे वहां के स्थानीय समाचार पत्रों में जाते हैं कि हमने ये सूची भेजी। अंतिम निर्णय ठीक है, क्यों बैठ करके, अगर प्रदेश स्तर का चुनाव है तो प्रदेश में होंगे, विधानसभा का चुनाव है तो प्रदेश की लिस्ट भी केंद्र में जाएगी और उस पर विचार करेंगे। एक एक सीट के लिए 3 प्रत्याशी कम से कम भेजे जाते हैं और उनमें निर्णय। तो इसलिए मैं प्रतीक भाई का बड़ा सम्मान करते हुए कह रहा हूँ, ठीक है, आपको बोलना भी यही चाहिए। आपने बोला है, जो कहा है वो लोकतंत्र के अनुकूल हो सकता है, मगर सत्य। ठीक है ना। अरविंद सिंह जी, अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। लगता है अरविंद सिंह जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। रमेश ठाकुर जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो 2 पार्टियां कह रही हैं उन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? 2 पार्टियां कौन सी? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी।
रमेश ठाकुर जी आपको आवाज जी, रमेश जी आपको आवाज मिल रही है? रमेश ठाकुर जी आपको आवाज मिल, लगता है रमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच। कपिश जी आपने सुना? जी जी, आप तक आपकी आवाज आ रही है? सुरजीत सिंह डंग क्या कर रहे हैं? जी जी। रमेश ठाकुर जी क्या आपको आवाज मिल रही है? आ रही है, अब आ जा रही है मुझे। रमेश जी, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि उनके यहाँ जाति धर्म देख करके टिकट नहीं बांटे जाते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनकी सपा बसपा ऐसी पार्टियों के यहाँ लोकतंत्र है नहीं, लोकतंत्र सिर्फ हमारे यहाँ है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक, दोनों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक प्रदीप जी मैं नहीं रखता हूँ। ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है। इसकी राजनीतिक की जो नींव है वो जाति प्रथा पे ही है। जाति के हिसाब से वोट दिए जाते हैं, जाति के हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं, जाति के हिसाब से नेता और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। ये हम सब आप लोगों ने देखा। हम 2007 की अगर बात करें तो 2007 में 30% वोट लेके बीएसपी ने 206 सीट लेके आई थी। उसके बाद आप देखो 2012 में क्या था, एसपी 226 वोट सीट लेने के बाद में 29% वोट वहां पे पाया गया। लेकिन 2012 के बाद में वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ जिससे भाजपा दमखम में आते हैं और वो दम का तो एक नाम है गागोर मंदिर वगैरह इसको लेके, लेकिन फिर जनता उनके साथ में आई। उनका जो बोल था दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों का, रीजनल पार्टियों का, चाहे आप सपा हो गई बस जी लगता है कि रमेश जी की बात हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। कपिश जी आपने सुना रमेश जी कह रहे हैं कि वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यही तो इस देश का लोकतंत्र है कि हम लोग अपने अपनी विचारधाराओं को कहते हैं और सहमत असहमत होना अपनी जगह पर। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण। दूसरी बात, हम सरदार साहब की बात पे एक बात कहना चाहेंगे। वो बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी एंगल से चीजों को कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी में ही अब कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर ये कहते हैं कि बाकी पार्टियों में नहीं है तो भाजपा में ही कहां बचा हुआ। वन मैन आर्मी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और 2 मैन आर्मी पूरे देश के अंदर चल रही है। उनके अलावा अगर कोई काम करता हुआ नजर आता हो तो बताइए, कोई अगर किसी की बात सुनी जाती हो तो बताइए। इसी उत्तर प्रदेश में 200 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में अपने लोकतंत्र की आवाज बुलंद कर रहे थे कि साहब पार्टी के अंदर हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज नहीं सुन रहे। तो लोकतंत्र कितना इनके पार्टी में सुरक्षित है ये सरदार साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अटल बिहारी जी की ये पार्टी नहीं रहेगी और ना ही ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की रह गई। वो तो बेचारे एक किनारे उनको वेट कराया जा रहा है कि अब कब आपका बुलावा आ जाए। लेकिन हकीकत यही है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी की नींव रखी, आज पार्टी उनको साइड ट्रैक की हुई है और किसी भी पोस्टर तक पे वो नहीं दिखते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी ट्रिब्यूट की है अपनी पार्टी के लिए। तो बावजूद इसके अगर इनको लगता है कि इनके पार्टी में अगर लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र इन्हें मुबारक हो सरदार साहब को। लेकिन हकीकत मैंने आपको कही। देखिए, मैं रमेश ठाकुर जी की इस बात से सहमत होता हूं कि जब आप किसी इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो जब भारत में जाति और धर्म है तो सबका प्रतिनिधित्व आना चाहिए और ये निश्चित तौर पे जिसकी जितनी आबादी होगी उसके उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है भाई? आखिर कोई भी जाति या धर्म। कपिल जी अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है तो आपने ये क्यों कहा कि जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसी को टिकट दिए जाते हैं? आप सीधे सीधे मान लेते हैं ना कि जो क्राइटेरिया है आपका उसी के हिसाब से दिए जाते हैं टिकट। ये मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, उसी बात को मैंने वहां पर प्रस्तुत किया। मेरे पास जो जिताऊ कैंडिडेट होगा जिसपे हमारे जीते हुए, अब ये प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, अब इनके द्वारा अध्यक्ष चुने जाना, क्योंकि इस अध्यक्ष पे ही कपिल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। रमेश जी ने बिल्कुल साफ कहा, सवाल सुन लीजिए। क्या आप
इस बात से इनकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे प्रदेश नहीं है जहां पर जातियों को देख करके टिकट दिए जाते हैं, पूरे गोला गणित लगा करके टिकट दिए जाते हैं? उत्तर प्रदेश ही और बिहार को मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा। इसमें बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां ये चीज देखनी पड़ती है, और मध्य प्रदेश को आप अलग नहीं कर सकते, राजस्थान को आप अलग नहीं कर सकते, हरियाणा को आप अलग नहीं कर सकते, यहां तक कि पंजाब को भी आप अलग नहीं कर सकते, वरना कांशीराम जी वहां कैसे पा रहे हो। बात इस चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जातिवाद उसे कहते हैं जहां पे आपका कैंडिडेट जीतने लायक ना हो और मैं वहां पे भी अपने ही जाति का एक उम्मीदवार दे दूं। चक्कर ये कि जहां हमारी चीजें नहीं है, वो लोग उस जाति के नहीं। कपिल जी सवाल सुन लीजिए। सवाल, आप तो बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और आप बड़े साफगोई से बात रखते हैं, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप भी गोल बोल बात कर रहे हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि कोई पार्टी बिना जाति के गुणा गणित किए हुए टिकट देती है? इससे साफ मैं क्या कहूं, मैंने तो कहा कि रमेश ठाकुर जी ठीक बात कह रहे हैं कि जाति और धर्म जब इस देश के अंदर है तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सभी पार्टियां करती हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, आपकी पार्टी, आप कपिल जी, आपकी पार्टी तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, और तीनों बार माई का समीकरण चलाया उन्होंने मुस्लिम यादव का। लेकिन जिस तरह से आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आपको कटघरे में खड़ा किया मुस्लिमों को लेकर के, तो क्या आप उससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं? हमको किसी भी धर्म और जाति से अलगाव नहीं, हम क्यों दूरी बनाए? हम तो सभी की पार्टी हैं, सबका साथ सबका विकास जो इनका नारा है। 2 दर्जन में मात्र 2 मुस्लिम, और पहले तो आप लोग बढ़ चढ़ करके टिकट देते थे। 2 दर्जन टिकट में मात्र 2 मुस्लिम, 2 अल्पसंख्यक। पिटारा खुलेगा तो देख लीजिएगा कितने मुस्लिमों को वो टिकट देंगे। अभी तो आपने इनके प्रदेश कार्यकारिणी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देती नहीं, वो तो जग जाहिर है। नहीं, कपिल जी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी तो का जग जाहिर है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया है। लेकिन आप तो पूरी तरीके से खुल करके उनके साथ रहते थे। हम सभी धर्म के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के साथ हैं। हम सरदार जी की भी कम्युनिटी के साथ हैं, हम ईसाई कम्युनिटी के भी साथ हैं, हम हिंदू कम्युनिटी के भी साथ हैं, हम सबको साथ। ठीक है कपिल जी, कपिल जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तो दूसरे की बात ही नहीं करता। हिंदू की परिभाषा जो है वो दी गई है, लेकिन निगेटिव दी गई है कि जो सिख नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो बौद्ध नहीं है, वो हिंदू है। ये कहा गया है इस देश में। तो ये जो लीगल परिभाषा है वो मैं आपको दे रहा हूं, और अगर आप नहीं कहते तो कहिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हिंदू कौन है। मैं बीने एडवोकेट। ठीक है कपिल जी, उधर मोड़िए मत, हम आप आज समाजवादी पार्टी पर ही लेना चाहते हैं। कपिल जी रुकिए, आ रहा हूं। अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। अरविंद सिंह जी, ये जो 2 दर्जन टिकट बांटे गए हैं जिसमें यादव और ओबीसी पर दांव लगाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरविंद सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी अरविंद जी अपनी बात रख लीजिए। चलिए, लगता है अरविंद जी तक बात नहीं, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रमेश ठाकुर जी, आप कुछ कहते कहते रुक गए थे, अपनी बात आधी कर पाए थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था ना कि 2012 के बाद में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो सिनेरियो है, समीकरण है, पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जब बीजेपी कहीं पे भी जाती है, दमखम के साथ में चुनाव लड़ती है, सब देखा है, वो तो गाय गोबर मंदिर पे ही चुनाव लड़ती है। इसके बाद में वो सारे समीकरण उनके लिए ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ, मुझे लग रहा उस समय 2017 में सपा बसपा थोड़ी सी चूक कर गई थी। ये दोनों पार्टियां क्या है, पुराने धर्रे पे चलती हैं। बसपा कहती है कि जो दलित का जो जितना भी वोट है वो हमारे पास आना चाहिए। अब सपा कहती है कि मुसलमानों का वोट और जो यादवों का वोट और जो एक दो और जो संगठन है या जो दूसरे समुदाय उनका वोट आना चाहिए। मुझे लग रहा है
दोनों पार्टियों को जनता ने नकार दिया। अब इस बीच में क्या है, अगर आप जमीन से अगर आप देखो तो इस समय आपको रोड पे समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, आपको बसपा के नहीं दिखाई देंगे, आपको कांग्रेस के नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ में ये वाला चुनाव लड़ने के लिए है। उनके नेता बाहर आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी बाहर आ रहे हैं। अभी किसी और चैनल पे डिबेट चल रही तो इसी मुद्दे पे बात चल रही थी कि आने वाले समय में इस बार 2022 में कौन सी पार्टी आगे आ सकती है। लेकिन जो समीकरण इस समय जो सामने आ रहा है, आप 19% मुसलमान का जो माइनॉरिटी जो वोट है, इस पे सेंध लगाने की सपा बसपा दोनों की इस समय जुगत है। अब इसमें बसपा के साथ में 5-7% तो उस समय 2007 में 2012 में भी चला गया था, लेकिन 19% जो वोटर है वो नहीं जा सकता है। अब अच्छा, ये पूरा जो वोटर जो समुदाय है ये भाजपा के साथ में तो जाने से नहीं है। अब दूसरी बात है, भाजपा के साथ में जो अगड़ी जातियों का जो आपका 23-25% जो वोटर है, जिसमें 4 अगड़ी जाति आती है। इस समय क्या हुआ, कल जैसे डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ में काला दिवस मनाया। अब उसमें रामदेव के साथ में जिस तरीके से सरकार सीना चौड़ी करके खड़ी हुई है, उनका साथ दे रही है, मुझे लग रहा एक ब्यूरोक्रेट ये ठीक है रमेश जी, आज हम भाजपा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। ठीक है सुरजीत सिंह डंग जी, मैं फिर से अरविंद जी का रुख करूंगा। अरविंद जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए, आपकी ऑडियो बंद है, और अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो ऑडियो खोल के अपनी बात रख सकते हैं जी। मैं डंग साहब एक बार अरविंद जी से और कोशिश कर लेते हैं। अरविंद सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। सर डंग साहब, आप अपनी बात रख लीजिए। करते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह केवल हिंदू समाज के बारे में हो, जातियां मुसलमानों में भी हैं, श्रेष्ठ जातियां भी हैं, बीच की जातियां भी हैं, अनुसूचित भी हैं, आपस में विवाह शादी नहीं होती, किंतु जब मतदान करना होता है तो एक होगा। इसी के कारण अभी बंगाल के चुनाव में भी यही हुआ। ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता थे, इस्लाम के बड़े परचमदार थे, उनकी पार्टी को भी वहां मुस्लिम वोटरों ने घास नहीं डाली और एकजुट होकर के एक डंग साहब हम ओवैसी की बात नहीं कर रहे हम जी। और हिंदू दुर्भाग्य से हमारी अपनी अंदर कमजोरियों के कारण जातियों में केवल बटा ही नहीं है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग भी पार्टियां करती है और कर रही हैं, जिनको आप मुस्लिम यादव गठजोड़ कहते हैं। सुरजीत सिंह डंग साहब, फिर मैं कहूंगा, क्या आप हिंदू के नाम पर बाकी लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया? क्या दलित उससे वंचित रहा प्रताड़ना से? क्या दलित उससे वंचित रहा प्रताड़ना से? तमाम केसेस ऐसे हुए जहां पर दलितों को प्रताड़ित किया गया। आज भी घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है दलितों को, आज भी घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आगरा की बात समझ लीजिए। जातिवाद केवल हिंदुओं के बीच में ही दुर्भाग्य से जब चुनाव आता है तो पैदा कर दिया जाता है, बाकी की वोट एक मुश्त पड़ती है। ये अनुसूचित है, ये अगड़े हैं, ये अच्छा वो वर्ग है, वो वर्ग, और इस चाल को धीरे धीरे समाज ने समझ लिया। नहीं तो लगातार 2 बार केंद्र में सरकार हमारी ना आए, और हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया। और आप जो कहते हैं रमेश, अब लोगों ने यह भी समझ लिया है। सवाल सुन लीजिए, दिल्ली का और कलकत्ता का नजीर आपके सामने है। मैं स्वयं, अरे सर सुरजीत सिंह डंग साहब, सवाल भी सुन लीजिए सर। वहां 850 सरजीत सिंह डंग साहब, सवाल और जवाब भी कर लीजिए, पूरा मौका दिया मैंने आपको, सवाल भी सुन लीजिए सर। समीकरण पर तो शायद ये सत्य नहीं होगा। अरे सर सवाल सुनिए, सुरजीत सिंह डंग साहब सवाल सुनिए। आप इससे इनकार करेंगे कि केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाइए और इनको दलितों को ये बनाइए? क्या इससे इनकार करेंगे कि सारी जातियों का समीकरण बैठालते हैं आप? कोई पार्टी इनकार कर सकती है आज? ये अन्याय है। हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है, नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है।
सरजीत सिंह डंग साहब, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं हम सब जब ये कहते हैं कि हम जाति को देख करके टिकट नहीं देते हैं। एक तरफ रख दी जाती, योग्यता का कोई अर्थ नहीं, ईमानदारी का कोई माने होती है सर? योग्यता का कोई मतलब होता है आज के जमाने में? समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए। साहब, आप बहुत इतिहास की बात करें सर, थोड़ा इतिहास की बात ना करके वर्तमान की बात कर ले। ओबीसी पर आपने पिछली बार दांव लगाया था 2017 में, उसने आपको भरपूर योगदान दिया। आप सपा उस पर दांव लगा रही है, क्या कहेंगे आप बताइए? भाई सुरजीत सिंह डंग साहब, आप सवाल ही नहीं सुन रहे सर। सर सवाल सुनिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए। सुरजीत सिंह डंग साहब सवाल सुनिए। सरजीत सिंह डंग साहब सवाल सुनिए, सवाल सुन करके जवाब दीजिए सर। लगातार भाषण मत दीजिए, माफ करिएगा, मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है सर, होइए। अरविंद सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? अरविंद जी अगर आपको आवाज, चलिए ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेंगे। लगता है सुरजीत सिंह डंग साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अरविंद जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल यही है कि पिछली बार पिछड़ों ने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया था, और इस बार अखिलेश यादव उसी बैकवर्ड पर डोरे डाल रहे हैं, और जिस कारण वो बदनाम हुए कि मुस्लिमों को ज्यादातर उन्होंने टिकट दिया, अब उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी? चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे भाभी। पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अरविंद सिंह जी तक पहुंचने की। अरविंद जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए चलिए, अरविंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
कपिल जी का रुख करेंगे। कपिल जी, सरजीत सिंह डंग साहब, आप सरजीत सिंह डंग के पास चलते हैं सर। अरविंद जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। रिपीट कर दीजिए, अब आवाज अब की आ रही है। सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब यादवों और ओबीसी पर दांव लगा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? पार्टी आज क्या कर रही है, आज क्या नहीं कर रही है, उस पर हम लोग का कोई सवाल जवाब नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं ये अलग बात। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में तमाम जगह उत्तर प्रदेश के तमाम जन। अरविंद जी, आपको यहाँ पर बुलाया गया उसी के ऊपर बोलने के लिए, आप कह रहे हैं कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही, इससे आपको मतलब नहीं है? को कोई मतलब नहीं है। हम लोग का रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। हम लोग अपने दल के जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, वो जवाब दे सकते हैं कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अगर इतना ही हम लोगों की उस दल की चिंताएं होती तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बार बार हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को साथ दिया है, आज उस साथ का नतीजा क्या हुआ? आज उस साथ का अरविंद सिंह जी, मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूं, आप अलग दल हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है? आप अपने दल की तरफ से बताइए, सपा ने जो निर्णय लिया है उसका कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? सपा का 2012 के बाद जो आदरणीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए हैं उसमें क्या फायदा मिला ये तो सपा के लोग भी जानते हैं। और रही बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व के बिना सपा को अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो हम लोगों को फोन आ रहे हैं, सपा के लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग को मदद कर दीजिए। और यह आलम है कि इनके तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष में अगर अरे भाई अरविंद सिंह जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है, सपा ने दांव लगाया है ओबीसी पर और यादवों पर, उस पर आपको क्या कहना है? आप उस पर बोल नहीं रहे हैं और अपनी प्रस्ता की गाथा लेकर के बैठ गए। ओबीसी पे दाव लगाती है, कभी मुसलमानों पे दाव लगाती है, कभी जनरल पे दाव लगाती है, ये सपा के कारनामे हैं। हालांकि जब तक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में सपा थी, आदरणीय नेताजी के हाथों में थी, तो किस तरीके समाजवाद स्थापित हो, किस तरीके से सामाजिक न्याय की बात हो, ये विचारणीय था। ठीक है आज, ठीक है अरविंद जी, अरे ठीक है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सरजीत सिंह डंग साहब क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि ये हिंदुओं पर हमेशा दिक्कत होती है, हिंदू जब ये आता चुनाव आता है तो आप हमेशा हिंदू करते हैं, तो क्या हिंदू में बाकी लोग नहीं आते सर? क्या पूरी बात मेरी सुनी नहीं शायद जी? मैंने ये कहा कि जातियों के जब जाति का प्रश्न उठता है तो ईसाइयों में भी कोई जाति होती है क्या? मुसलमानों में जातियां तो है ना? हाँ होती है, हाँ होती है डंग साहब, होती है। मुस्लिमों में भी होती है जी। वर्ग हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, सैकड़ों हैं, मगर हम आप उस पर आज व्याख्यान नहीं देने जा रहे सर। ये बताइए, सपा ने जो दांव चला है, क्या उससे आपको कोई मुश्किल पेश होगी? क्योंकि पिछड़ों ने आपको पिछली बार 2017 के चुनाव में, 2014 से लेकर के 2019 तक के चुनाव में पिछड़ों ने आपको भरपूर मदद दिया है, लेकिन अब सपा ने जो दांव चला है उससे क्या आपको कोई दिक्कत होगी? दिया ऐसा नहीं है। देखिए, यह जो भ्रम फैलाया जाता है, हम केवल हिंदूवादी हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकारों ने चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में निर्णय लिया होता तो उस प्रकार की सोच के साथ भारत का प्रत्येक। भाई सरजीत सिंह डंग साहब, मैं आज हिंदूवाद पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सपा के सवाल पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल ये है, सपा ने जो पिछड़ों पर दांव लगाया है वो क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं? क्या दांव है, उससे क्या नुकसान होने वाला है, उसका आकलन हम भली भांति कर सकते हैं। इसके पहले भी हर चुनाव में, चाहे इसके पिछले वाला या उसके पिछले वाला चुनाव रहा, हर बार यही किया गया है और इसके करने के परिणाम कभी इनके पक्ष में गए हैं और कभी नहीं गए। अब समय बदल चुका है। अब समाज को जातियों में बांट करके उसका दुरुपयोग करने की चेष्टा तो फिर होगी।
इसमें संदेह नहीं है। और जो सारी पूजा हमने जो सवाल पूछा सरजीत सिंह डंग साहब, हमने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं चाहता, चर्चा भी नहीं करता। हमने जो सवाल किया वो उसका जवाब आपने सर नहीं दिया। अब आप जो कहेंगे वही जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना सर जी। जब जाति की बात आती है तो केवल हिंदुओं को ही जाति के बाद चश्मे से देखा जाता, मुसलमानों में कोई जाति नहीं देखते हैं? देखते हैं? अरे सर मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका मैं जवाब चाहता हूँ। आप मुझको सर, आपको, मुझे पता कि आप डॉक्टर हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन टीवी का समय कम है सर। साहब आए, बड़े भारी नेता बनते थे, मुसलमानों के जीरो हो गए। एक काजी साहब आए जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ थे, जीरो हो गए। वो बुद्धिमानी पूर्वक और अपनी सोच के साथ करते हैं, और हमारे ही नेता सारे समाज को बांट करके जातियों में सर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। अच्छा करे चाहे बुरा करे, और उनमें एक वर्ग, एक और क्या आप हंस रहे हैं? अरे हंसे मैं, ठीक है, लोकतंत्र में मौका दे रहे हैं, यही लोकतंत्र का हनन आपकी सरकार कर रही है, द्वारा किए हुए यही सरकार कर रही है जो आप फेमिनिस्टों का कर रहे हैं। अगर एक दलित पैनल में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे सरदार साहब। हत्या कर दी थी, अरे सरदार साहब आप आपके नेता का बोलने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपका और टुकड़ा वहां आप साफ हो गया। हमेशा अपनी वाली कह रहे इसीलिए हैं, आपका आपको टुकड़ा एंकर वहां साहब की साफ भी हो बात गया। नहीं सुन रहे सरदार साहब। आपको ये कैसा लोकतंत्र आपने पैनल में रख दिया आप है। इसको जरा कटु सत्य को सुन लीजिए। अगर पिछड़े अरे वर्ग कटु का सत्य क्या सुनिए, और अल्पसंख्यक वर्ग सत्य का तो यही है कहीं कि कहीं झगड़ा होता है, उनसे आंख बंद पूछिए, करके वो न्याय हो आपको अन्याय हो, आप ये एक 85 लोग जो शराब से मर गए, जहरीली शराब से, कटु सत्य उनसे पूछिए। और ये 4,000 नहीं चल पाएगी। ज्यादा लाशें हिंदुओं की बह समाज रही में थी जागृति गंगा आ नदी रही है। में, और एक जो वक्त कुत्ते आ रहा लोग है, खा रहे थे, जातिवाद के उसमें बंधन कितने ढीले पड़ रहे हैं, कितने दलित ये मैं थे, नहीं कितने कहता ओबीसी समाज थे, में ढीले पड़ आपको रहे हैं। पता भी है कि ढीले नहीं न पता है पड़ते कि खाली बस हिंदुओं की लाश नोचा रहे थे, हिंदुओं की लाश क्यों नोचा रहे थे? उत्तर प्रदेश में न आते, और आप अपनी चालों के खुद अब आप शिकार सुनने हुए के लिए तैयार क्यों आ रहे नहीं हैं है आप? कि हिंदुओं की लाश आप जरा गंगा में क्यों विश्लेषण तो नचवा रहे कीजिए। थे आप? अरे आप विश्लेषण तो भाई कीजिए, सबका आप साथ सबका विकास कर रहे थे, क्यों आ रहे? क्या शौचालय के लोटे से लेकर के भैया और अस्थियों के लोटे पे समझ देखिए, गए आप चुनाव क्यों हारे पिछली भाई? बार? शौचालय के लोटे से आप क्यों क्यों हारे? हारे थे और अस्थियों के लोटे से समाप्त हो गए सरदार जी। बहुमत में आए सरदार जी, गंगा नदी में जो 2000 लाशें हिंदुओं की बह रही थी, उसमें कितने हिंदू सवर्ण थे, कितने ओबीसी थे और कितने कपिल जी, सरजीत सिंह डंग साहब आप रुक जाइए। कपिल जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कपिल जी, सरजीत सिंह डंग सर आप रुकिए, आ रहा हूँ सर, आप रुकिए। सरजीत सिंह डंग साहब माफी के साथ कहूंगा आप थोड़ा रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। सरजीत सिंह डंग साहब रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी, सरजीत सिंह डंग साहब ने तो जवाब नहीं दिया। आप ये बताइए, क्या ये जो दांव आपने चला है ये भारतीय जनता पार्टी का ही दांव है? क्या आप उनके उसी के दांव से मात देना चाहते हैं? दोनों पार्टियों के दांव से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र है, और हम लोग जानते हैं जिला स्तर पे जो हमारी कमेटियां हैं वो इस बात को तय करती हैं कि जो पंचायत सदस्य जीतते हैं उनकी राय मशवरा करने के बाद अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है उसको हम लोग चुनते हैं। बात अध्यक्ष की नहीं है। कपिल जी, आप बात को समझ रहे हैं और बहुत विद्वतापूर्ण उसको दूसरी तरफ मोड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। सवाल सीधा है कि पिछड़ों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार उनको बहुत मदद किया। क्या ये दांव आप इस बार आजमाने जा रहे हैं उल्टा और भाजपा पर ही? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा जो दांव खेला था वो ये था कि हम 15 साल से उत्तर प्रदेश से दूर हैं, और अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो वो बहुत ज्यादा विकास करेगी। और इस नाम पर, और साथ में क्योंकि बहुत से राजनीतिक दल जो छोटे छोटे क्षेत्रवार थे उनको इन्होंने अपने साथ लिया था, और बाद में 2 साल में ही उनको उनका आईना दिखा दिया। तो हकीकत तो ये कि जो ये माइक्रो मैनेजमेंट करके चले थे ये 2 साल के बाद ही खो चुके हैं। और इस समय वर्तमान समय में इनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि बांटो और राज करो। किस तरीके से हिंदू और मुसलमान करो, किस तरह से शमशान और कब्रिस्तान करो,
ये इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं आता। डॉक्टरों का आप विरोध करेंगे, रामदेव का आप साथ देंगे, गौमूत्र पे आप देश का विकास करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, हो गई बात आपकी। अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, आप ये मत कहिएगा कि हमको सपा से कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर बुलाया गया सपा के बारे में बोलने के लिए। सपा ने जो दांव चला है, मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, क्या उससे उनको कोई फायदा होगा या कोई फायदा नहीं होगा? सीधा सवाल। प्रदीप जी, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं, तो जवाब भी मैं दे देता हूं। देखिए, सपा ने जो दाव चला है, वो सारे दाव अभी भी फेल हो गए और 22 में भी फेल हो जाएंगे। जिस तरीके से सपा के ये बात आप कहिए ना, यही बात आप कहिए ना कि उनका दाव नहीं चलेगा। जी, सपा के लोग हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन क्या समर्थन हम लोग सपा के लोगों के कहने पे दे दिया जाएगा क्या? जब तक कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर समर्थन नहीं मांगते, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी इनकी अटकती हुई नजर आ रही है, और यही हाल रहा। ठीक है, ये बात तो सच है कि बिना आपके काम, बिना आपके शिवपाल के यादव कुनबा पूरा नहीं होगा। ठीक है अरविंद जी, आप रमेश जी का रुक कर। रमेश जी, आप ये बताइए कि ये जो दांव चला है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? ये डॉक्टर डंग साहब ने एक बात कही है, कैसे नुकसान होगा? नहीं, कैसे नुकसान होगा, जरा ये भी विस्तारित कर दीजिए जी। कि अब हमारी जो पार्टी है या हम जो लोग हैं, वो हिंदूवादित नहीं है। मुझे लग रहा है ये इनका निजी बयान तो हो सकता है। ये किसने कहा? अभी आपको शुरुआत में नहीं, मैंने गौर से सुना। अभी नहीं, ये आपने हिंदुत्व का नाम लिया, उसको डिनाई करा और कहेंगे ये अब सुनो में बांटने का कुकर्म कर रहे हैं। यस, मैं बता रहा हूँ, ये कल्चर वाले लोग हैं। कोई जातियों की बात करता है मुसलमानों में? ये डिबेट अगर बाद में देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ये आपकी शब्द है। अगर ये शब्द मुझे लग रहा है कोई पार्टी का हाईकमान सुन लेगा, तो मुझे चिंता है डॉक्टर साहब पे कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये ही 2017 में जब ये लोग आते हैं, तो इन्होंने कहा था कि सारी जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने राजनीतिक रूप से सारे जितने भी जो समुदाय, उनके लिए बड़ा नुकसान करा है। सारे दल इनकी बात मान के, समुदाय मान के इनके साथ में आ गए, इनको जिता दिया। अब क्या हुआ? अभी पैनल में किसी ने ये भी कहा छोटे छोटे भी दल आए थे, लेकिन क्या हुआ? 2 साल में सबकी औकातें इन्होंने बता दी कि तुम्हारा इस्तेमाल हमने सिर्फ वोटों तक करा था, ये बीजेपी का इन्होंने करा है। अब सपा के साथ में कुछ लोग क्यों आ रहे हैं, अगड़ी जाति वाले क्यों आ रहे हैं, और दूसरे समुदाय वाले का, इसका भी बहुत ही एक लॉजिक और मूल कारण है। मूल कारण ये, इस समय जो चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह लो, चाहे आप अभी आपने प्रदीप जी ने कहा कि घोड़ी चढ़ने के लिए जो 4.5 साल पहले परमिशन एक दलित को लेनी पड़ती थी, वो आज भी लेनी पड़ रही है। ये बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा था हम ये चीजें बदलेंगे, वो चीजें बदल नहीं पाई है। ये घोड़ी चढ़ने वाले कौन है? दलित समुदाय से आते हैं। तो दलित समुदाय फिर मूव कर रहा है इन पार्टियों के अंदर। अच्छा, ये अब पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हो कि दलित जो वोटर है पूरी तरीके से बसपा में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के पास भी आएगा और दूसरे पार्टियों के पास जाएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मूल कैडर है, जो उनका कैडर वोट होता था, मुझे लग रहा वो रमेश जी, ठीक है, आपकी बात पूरी। रमेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपसे मूल प्रश्न पर आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़ों को अपने अपनाया था और पिछड़ों ने 2014 से लेकर के अब तक भरपूर योगदान दिया, तो क्या अखिलेश यादव उसमें सेंध लगा सकते हैं? पिछड़ी जाति का जो पूरा उत्तर प्रदेश में है, 41-45 के बीच में आता रेस हो, ये कह लो कि आधा समुदाय ओबीसी का आता है। ओबीसी में जिस तरीके से वादे, जिस तरीके से बीजेपी ने करा, तो मुझे लग रहा वो शायद ही ये पूरा कर पाए, नहीं पूरा कर पाए। आज एक मध्यम वर्ग, चाहे नौकरी पेशा वाला हो या किसी तरीके के हो, कोविड का जो मिसमैनेजमेंट इनका कोविड का रहा है, मुझे लग रहा है ये इनका बहुत ही पीछे इनको ले जाएगा। अब जो ओबीसी का जो आपने अगर सही से अगर मेरे से पूछा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ। ओबीसी का एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगा जी रमेश जी, एक सवाल और आपसे समझूंगा। दूसरा सवाल यह कि
अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो एमवाई की पार्टी समझी जाती थी, मुस्लिम और यादव की। अल्पसंख्यकों का टैग लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खूबसूरती से उनको दरकिनार किया और बहुसंख्यकों का वोट लिया। क्या इस बार ये परिस्थितियां बदल रही हैं और इसका समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? 2012 की थी, परिस्थितियां कमोवेश वैसे ही लौट रही हैं। हाँ, मुस्लिम समुदाय का जो वोट है इसमें आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कूदी है, संजय सिंह जिस तरीके से उछल कूद मैं पूरा कर लूं, उछल कूद जिस तरीके मजा रहे, मुझे लग रहा है माइनॉरिटी वोट में आम आदमी पार्टी भी सेंध मारेगी और टोटली अगर आप कह दो माइनॉरिटी वोट इस बार समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगा, साथ में ही रहेगा, वो नहीं कटेगा ज्यादा। जी वो अच्छा आप कह रहे हैं कि वो अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर टिकट ना दे तो भी वो सपा के साथ में ही रहेगा। पर्टिकुलर जगह रामपुर हो गए, आजमगढ़ हो गए, इसमें तो देखो समाजवादी पार्टी को टिकट देना एक मजबूरी भी है। अब जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इन्होंने दो जगह अपने इनको कैंडिडेट क्यों दिया, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको माइनॉरिटी वोट को इसको घेरना है। और अगर ऐसी कोई पार्टियां करती हैं माइनॉरिटी वोट को देके उनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा कोई बुराई भी नहीं है। ठीक, अरविंद सिंह जी, ठीक है, अरविंद सिंह जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बिना प्रसपा के सपा का काम नहीं चलेगा। आपने जो पंचायत चुनाव हुए उसमें तो उनकी मदद की नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने डंका बजा दिया, क्या कहेंगे आप? मदद करने का कोई सवाल ही नहीं था। पार्टी अलग है, चुनाव अलग लड़ना है, पार्टी बनी है तो चुनाव भी अलग लड़ना है। सच्चाई ये है कि बिना आपकी मदद के समाजवादी पार्टी ने जंग जीत ली ना। ये तो जहां जहां चुनाव लड़े मैक्सिमम सीटों पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखी के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़े थे। वो हम लोगों ने, हमारे तमाम बीडीसी और तमाम जिला पंचायत सदस्य के लोग चुनाव जीते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कई ऐसे, अरे ये बिना संबल के लड़े जाते हैं यार, इसको कहाँ काउंट कर रहे हो कि आपकी पार्टी के जुड़े हुए बिना संबल के वोट के आपको कैसे? आप देखो 2019 के चुनाव आपको पता चल गया कि आपके कुइया में और कुएं में कितना पानी है। नहीं बहुत अनभिज्ञ है। समर्थन होता है और प्रत्याशियों की बाकायदा घोषणा हुई है। हम लोग पार्टी चला रहे हैं, आप हमारी पार्टी थोड़ा चला रहे हैं। आप पार्टी नहीं चला रहे, लेकिन खबर रखते हैं, सब खबर रखते हैं हम लोग। नहीं, समर्थन जारी होता है। जब मैं पहले भी डिबेट में कह चुका हूं कि करीब 1700 कैंडिडेट हम लोगों ने टोटल मिलकर लड़ाए थे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक। अरविंद सिंह जी सवाल सुनिए। अरविंद जी, क्या आपने समाजवादी पार्टी की मदद की थी पंचायत चुनाव में? तो मदद का कोई सवाल ही नहीं है। जब आदरणीय राष्ट्रीय सपा के, यही तो मेरा सवाल है। आपके बिना मदद के सपा ने सारी ज्यादातर सीटें जीत ली, देखिए, और आप कैसे कह रहे हैं कि बिना आपकी मदद के कुछ संभव नहीं है? जैसे देवरिया में देखिए 4 सीटें जीती है, महाराजगंज में 3 सीटें जीती है, गोरखपुर में 6 सीटें जीती है। ऐसा नहीं, आप सीटें जीते हैं, इससे इनकार थोड़ी नहीं है, लेकिन परसेप्शन यह है कि सपा ने बाजी मार ली है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा सीटें किसने जीता। और सच्चाई है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से समर्थन मांगा है, उन्होंने दिया है, लेकिन इसके बदले में केवल अपमान और उपेक्षा हुई है। और हम लोगों को कोई समझौता इन्होंने करने के इरादे से कभी भी इन्होंने बातें नहीं की। अरे हम आज आपके समझौते पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। कपिल जी, आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगे अब? क्या ये जो अल्पसंख्यकों की मजबूरी है आपके साथ रहना? रमेश जी कह रहे हैं कि वो सपा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आप समझ में आ गया उसको? बात इस चीज की नहीं, उन्होंने ये बात कही भी नहीं कि मजबूरी है। देखिए, हमारे यहाँ हम किसी को भी टिकट दे सकते हैं, हमारे पास ये मजबूरी नहीं कि हम इनको नहीं देंगे। हम उनको जरूर देंगे जिनके ज्यादा मत जहां पर है और उनको उतना वहां प्रतिनिधित्व दिया जाना है। रमेश जी ने बहुत ठीक बात कही कि जो 2 टिकट हम लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग को दिया है, वहां पे वो बहुसंख्यक हैं और वो जीतेंगे इसलिए दिया है। हर पार्टी ये कोशिश करती है कि अपने जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दे। पहले तो आप, मैं ये कह रहा हूं कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं ना, पहले तो आप जहां वो नहीं जीतते थे वहां भी टिकट दे देते थे, क्योंकि उनको खुश करना होता था। किसी को संगठन के अंदर दिया जाता है और किसी को टिकट दे करके दिया जाता है, किसी को अन्य पद दे करके दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है लोकतंत्र में सिर्फ हम ही कर रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी जाति से नफरत नहीं करती, उन्हें किनारे नहीं करती। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए,
दलित समाज जिस तरीके से इधर बीच हमारी पार्टी से जुड़ा है, ये हमारे पार्टी के लिए हौसला बढ़ाने वाली चीज है। और सिर्फ हम वही नहीं कहेंगे, तमाम ओबीसी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से अरे 19 में सपनों में फंस गया। अरविंद भाई आपके बारे में हम नहीं कह रहे, सबको पता है। आपके जनता हमारा, हम ये कह रहे हैं अरविंद भाई, इसको आप सपा प्रस्ताव ना बनाए, समर्थन मिलेगा, इसको सपा प्रस्ताव ना बनाए, ये घर की लड़ाई नहीं चल रही है। नहीं यहाँ हम अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, आप अपने पार्टी का दर्द रखिएगा। आपके दर्द पे हम जरा भी कुछ ना बोले हैं, ना बोलेंगे, इसलिए कि वो हमारे एक छोटे भाई का दर्द है। हम बड़े भाई हैं, हमको सुनना चाहिए, हम सुन रहे हैं। ठीक, कपिल जी जरा सरजीत सिंह डंग का फिर से रुक कर लेते हैं। ठीक है सरजीत, जिस तरीके से जी समाज के लोग इस बार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं 2019 के चुनाव के बाद, वो अद्वितीय है। आप लोग को दिखा है कि पार्टी के अंदर किस तरीके से कितने बड़े बड़े नेता हैं। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, अब की बार इनका टूटेगा सारा चीज बनाया हुआ, क्योंकि इन्होंने झूठ पर जो है महल खड़ा किया था। जिन ओबीसी, ठीक है कपिल जी, समय कम है भाई। और देखिए डंग साहब, सबसे बड़ी बात ये, कपिल जी सरजीत सिंह डंग जी को सुन लेते हैं भाई। पिछड़ा ये बांट रहे हैं, आपकी दुर्दशा न होती, जनता के सामने अब आपकी असलियत आ गई है। अभी आप आ रहे हैं बुरी तरह से आ रहे हैं। अरे नहीं है बुरी तरह से। संसद में आप क्या हैं और विधानसभा में क्या हैं, ये दर्पण में देख लीजिए। महापिछड़ा बांटेंगे और फिर उस महापिछड़े में ये और महापिछड़ा बांटेंगे। ये पूरे देश के विभाजनकारी नीति को लेकर चलने वाले लोग। आप एक वर्ग पिछड़े को लेकर के चलिए और बाकी का शोषण करिए। और भारतीय जनता पार्टी मौन होकर के देखती है, अन्याय होकर देखती है। वो तो चाहती है कि हर एक को लाभ होना चाहिए, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, अनुसूचित हो, सबको लाभ मिलना चाहिए। आपको एक वर्ग को सरजीत सिंह डंग साहब, मैं आपसे को लेकर के सारी राजनीति सरजीत सिंह डंग साहब एक सवाल सुन लीजिए। चिट्ठी लिख दी कि उनका अत्याचार किया जा रहा है। फल भोग चुके हैं, विधायकों ने लिखी है चिट्ठियां, भोग चुके हैं, भोग रहे हैं। क्षत्रिय अपराधियों पे कार्रवाई की मांग की थी, उन्होंने क्षत्रिय अपराधियों पे कार्रवाई की मांग की थी। और ब्राह्मण जो है आपके यहाँ से नाराज है, उन्होंने आपको तमाम पत्र लिखे। वो कोई हो, उसको आपने तो चाहिए न्याय के सामने, में ब्राह्मण नहीं पड़ेगा। वो कोई हो, आपके यहाँ तो आपने तो ब्राह्मणों के साथ थोड़ा अन्याय कर दिया। किया जाता है। आपकी पार्टी की तो परंपरा रही है भैया। आपको सरजीत सिंह डंग साहब, सरजीत सिंह डंग साहब एक सवाल सुन लीजिए। सरजीत सिंह डंग साहब एक सवाल सुन लीजिए भाई। कपिल जी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी रुक जाइए। सरजीत सिंह डंग साहब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। सरजीत सिंह डंग साहब सवाल सुनिए। स्नातक क्षेत्र से जीता एमएलसी, भाई एक बोलो, समझ में नहीं आ रहा। अपने प्रदेश के कार्यकारिणी तक में कास्तों को जगह नहीं दी। ये शर्म की बात है आपके पार्टी के लिए, जिन कास्तों ने आपको निष्पक्ष होकर के चुने हैं। आपके यहाँ मूल्य है पैसा, आपके यहाँ मूल्य है परिक्रमा, आपके यहाँ मूल्य है कौन कितना बड़ा अपराधी है, कौन कितना बड़ा अपराधी है। सरजीत सिंह डंग साहब अगर आप कहें तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, अगर आप इजाजत दे तो। सवाल ये है, कपिल जी कह रहे हैं कि इस बार पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग उनके पास में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उनको दिखाई नहीं देता। समाज का प्रत्येक वर्ग हमारे साथ जुड़ा है और जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कई लोग हमारे पास अगर और जुड़ रहा है तो पंचायत चुनाव में आपको मात क्यों खानी पड़ी? ये तो देखिए, विधायक आपके खिलाफ राजनीति में चंद चेहरों से राजनीति नहीं होती। और हरदोई से लेकर जनता की जो सोच है, विधायक आपको आईना दिखाते हैं और आपके मंत्री आपको आईना दिखाते हैं। कहाँ आपने देखा आईना? देखा? ब्रजेश पाठक जी ने दिखाया था, देखा कि
नहीं देखा आपने? अरे श्रीमान, आपने जो देखा एक कि नहीं देखा? पूर्व मुख्यमंत्री अग्रवाल साहब ने अपने दिखाया कि आपने देखा कि बाथरूम नहीं को देखा? खोद करके चला गया। अग्रवाल साहब की वो आईना में एक आपको जांच दिखा रहा तक आप हूं। कायम नहीं करा क्यों सके। बाथरूम खोद के ले गए? क्या था उस और बाथरूम आपके में? पूर्व अध्यक्ष क्या वाजपेयी था उस साहब बाथरूम में? एक मुकदमा दर्ज क्या कराने था के लिए उस अपने बाथरूम ही में? थाने में बताइए। धरना देते हैं। ये शर्म की बात है कि सुरजीत सिंह ढंग साहब, आपने सवालों के जवाब नहीं दिए। आदर्श की बात मत करिए। मैं जानता हूँ सुरजीत सिंह ढंग साहब, माफ करिए, आपने सवालों के जवाब नहीं दिए। चलिए, समय और आज क्या है, ये दुनिया जानती है। ये दुनिया बहुत जानती शुक्रिया है। आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरजीत सिंह ढंग साहब, आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, आपने डिबेट को इधर उधर करने की कोशिश की। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से आप इस बार टिकट बांटे गए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को इससे लाभ मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या होगी 2022 की तस्वीर? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।